दोस्तों, मेरी कहानी चल रही है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया मेरा बचपन कैसे गुजरा, पढ़ाई कैसे हुई। और उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए मैं एसआर स्टील पहुंचा और मुझे पता लगा कि मुझे चुन लिया गया है। अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और अब मैं रवाना हो रहा हूँ जॉब के लिए। मेरे पेरेंट्स ने, ख़ास तौर पे मेरे फादर ने बहुत भरोसा किया और उन्होंने पूरी जगह भी दी जीने के लिए। वो जो ख़ास बात है कि ये जो कुछ भी मुझे सीखने को मिला है ज़िंदगी में, उसमें उनका बड़ा रोल है। तो मैं पहुंचा हूँ, उनकी पोस्टिंग थी कहीं एमपी के धार ज़िले में, वहाँ मैं पहुंच रहा हूँ और फिर मैंने बताया मुझे जाना है। तो वहाँ से मेरा बेडिंग, एक बैग, एक सूटकेस पैक करके मैं जाने वाला हूँ। उसके पहले उसी कंपनी के कोई एम्प्लॉय वहाँ पे कहीं आसपास रहते हैं, उनके रिलेटिव, मैं जाके उनसे मिलता हूँ और वो कहते हैं कि कौन कहता है इंडिया में बेरोज़गारी है। 18 साल का भी नहीं हुआ है लड़का और इसको इतनी अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिल रही है, तो बेरोज़गारी कहाँ है। और मैं रवाना होता हूँ, मुझे बस में बिठा के रवाना कर दिया गया है। मेरे पिताजी को कभी डर नहीं लगा और उनके निडर होने की वजह से वो डर कहीं हमारे अंदर भी ख़त्म हो गया। तो मैं 600 किलोमीटर की 700 किलोमीटर बस में ट्रैवल करके पहुंच गया हूं सूरत। सूरत में रात को मैं पहुंचा हूं 1:30 2 बजे के आसपास। अब कहाँ जाऊं, मेरे पास एक पता है, बस एक स्लिप है। तो मैं बस स्टैंड पे लेटने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम पुलिस आ रही, बोला हटो 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 हटो, चलो चलो चलो, सोना नहीं है यहाँ पे। जैसे तैसे 4 साढ़े 4 बजा होगा, फिर मैंने ऑटो रिक्शा किया, सामान रखा अपना और उस एड्रेस के लिए जा रहा हूँ, जिस एड्रेस पे जहाँ पे कंपनी का अकोमोडेशन होगा। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अकोमोडेशन की खेत के अंदर कोई उन्होंने नया अपार्टमेंट बनवा रखे हैं, वहाँ मुझे पहुँचना है। धीरे धीरे मैं अब ऑटो वाले ने तो उतार दिया, आगे एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे सामान टांग के और उस नए शहर में, और दिमाग में कुछ भी नहीं, देखते हैं क्या होता है वाली स्टाइल में। जब आप ज़्यादा नहीं समझते हो तो इसको कहते हैं ना, ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस, नहीं जानने का मज़ा। तो नहीं जानने के मज़े की वजह से हम चले जा रहे हैं। एक फ्लैट में, जहाँ जो अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, वहाँ हम पहुँच गए। और अपार्टमेंट पे पहुँचने के बाद जैसे ही नॉक किया, हम सोच रहे थे पूछें किसी को क्या है क्या नहीं है। जैसे ही नॉक किया, दरवाज़ा खुला और देखता हूँ मेरे ही अपने बैचमेट्स वहाँ पे, एक्चुअली वो जूनियर थे पर मेरी क्लास के। एक्चुअली पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या होता है कि जो लोग प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट दे के फर्स्ट ईयर से शामिल होते हैं और लोग प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दे के सेकेंड ईयर में शामिल होते हैं, तो हम दोनों एक ही क्लास में होते हैं, लेकिन हम सीनियर हैं उनके, वो हमारे जूनियर हैं, उनको हमको सर बोलना पड़ता है। तो ऐसे दरवाज़ा खोला उन्होंने, सामने मैंने एक जाने पहचाने इंसान को देखा। उन्होंने बोला, अरे सर आप। अब कमाल की बात ये थी कि जितने भी जूनियर मैं बोल रहा हूँ, ये मुझसे उम्र में 3 3 4 4 साल बड़े थे, लेकिन उनको मुझे सर बोलना पड़ता था क्योंकि मैंने कॉलेज में पहले एडमिशन लिया है। तो चलो, ये मामला सेट हो गया। अब हम ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हैं, सुबह तैयार व्यार हुए। अब एक वॉल्वो बस में जो फुली एयर कंडीशनड है, सामने मूवी वगैरह चल रही है। अब ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, आज आपको लगेगा ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब हम लोग जाते हैं ना कहीं कैंपस इंटरव्यू के लिए, तो कई बार बात करते थे कि अरे मुझे कोई अगर 3,000 5,000 रुपया, जो कि बहुत होता था उस वक्त, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि कहीं मेरे बड़े भाई की जनरेशन में कोई टीचिंग का जॉब कर रहा है, किसी को 800 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये इस तरह का सैलरी मिलता था और उसके लिए भी लोग बहुत स्ट्रगल करते थे। उस वक्त आपके पास 4500 का सैलरी मिल जाना वो बड़ी बात थी। बात कर रहा हूँ मैं आज से 25 साल पहले की, 26 साल पहले की। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो कैंपस में हम बात करते थे कि अगर ये शानदार बिल्डिंग में जो एयर कंडीशनड हो, वहाँ पे अगर झाड़ू लगाने का भी नौकरी मिल जाए और हमको कोई 2 3 हज़ार रुपया दे दे, मैं ज़िंदगी भर नहीं हिलूंगा यहाँ से। इस तरह की बात हम करते थे और हम पहुँच गए वहाँ पे। देखिए, पहले इंटरनेट नहीं था, तो ऐसे सब आपके पास जो एग्जाम्पल कहानियाँ वहानियाँ बिखरी हुई है, और आजकल का जो जनरेशन है उसका अपना, उसके ड्रीम्स, उसके अपने एक्सपेंसेस, उसका लाइफस्टाइल वो हमसे बिल्कुल अलग था। पहले हम लोग हर चीज़ में पैसा बचाने की कोशिश करते थे। काफ़ी फ़र्क है जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो मैं वहाँ पहुँचा, उस बस में बैठ के मूवी देखते हुए हम एक प्लांट लोकेशन पहुँचे, हज़ीरा।
हज़ीरा में वो जो सेटअप देखा है एकदम कमाल का, समंदर किनारे एक एस्सार स्टील का प्लांट है। और हम गए एचआरडी डिपार्टमेंट में, हमने रिपोर्ट किया और वहाँ पे हमारी कुछ दिनों के लिए 5-7 दिनों के लिए बेसिक ट्रेनिंग हो रही है और हमको डिपार्टमेंट अलॉट किए जा रहे हैं। तब तक हम देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक चाय की मशीन्स है, वो हमारे लिए वो भी नई बात थी। तो चाय कॉफ़ी वगैरह सब हम पीते चले जा रहे हैं वहाँ पे जब मर्ज़ी किया। और वहाँ ये देख रहा था मैं, उस कंपनी में इस तरह का कल्चर था कि आप अपने बॉस को भी एक बार अगर टी या पानी ला के ऑफ़र करें कि सर आप ले लीजिए, तो वो अलाउड नहीं था। वो यूएस वाला कल्चर आ रहा था कि भाई यहाँ पे वो हमें बॉसिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की बात थी। और सब कुछ नया-नया, एक बड़ी-सी दुनिया, हमको मज़ा आ रहा है देख के। तो वहाँ पे उन्होंने हमको एक एम्प्लॉइज़ हॉस्टल था, वहाँ भेज दिया। हॉस्टल में हम गए तो सुबह, दोपहर, शाम को खाने के लिए ज़बरदस्त जो हमको चाहिए हम खाने को मिल रहा था, मज़ा आ रहा था। फ़ोन करके हम अपने दोस्तों को बता रहे, भाई क्या जगह है, क्या मतलब एक के बाद एक दिल बिल्कुल गदगद है, ऐसा लग रहा है कि आहा! अब तो यहाँ से हिलना ही नहीं है। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, पैसा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। जब भी मैं वहाँ से घर आता हूँ तो लोग बोलते हैं, वाह यार! क्या वहाँ काम करते हो? कितनी सैलरी है? क्या काम करते हो? ये परदेशियों की कहानी सुनने में जो मज़ा आता है, वो 5000 सालों से 10,000 सालों से इंसान को रहा ही है। आपने सुना होगा ना कि एक गाँव में कहीं से एक सैलानी आया, एक यात्री आया, वो पूरा गाँव बैठ गया, उसकी कहानी सुन रहा है। तो हमारी दुनिया से बाहर का कोई इंसान आता है तो उसके बारे में जानने की एक दिलचस्पी होती है। आपको कुछ नया देखने सुनने को मिलता है जो शायद आपके सपने, आपकी उम्मीद जगाता हो। तो मैं जहाँ जाता था मुझे ऐसे हथेलियों पे रख लेते थे, लोग बात करते थे, गजब रिस्पेक्ट बढ़ गया था मेरा। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि हमको वहाँ पे एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट सौंपा गया, जो कि एमबीए ट्रेनीज़ को आजकल सौंपा जाता है, वो हमको वहाँ पे इंजीनियर्स को सौंप दिया गया। और हम कह रहे हैं नहीं भई, हमको तो टेक्निकल लाइन चाहिए, हम तो इंजीनियर हैं, हम कुछ अपना इंजीनियरिंग का काम करना चाहते हैं। तो अब ये स्ट्रगल चल रहा है। तो वहाँ पे करीब समझो 25 लोग होंगे, तो हर आदमी सोच रहा है मुझे मेंटेनेंस में जाना है, कोई बोल रहा है मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना है, सपना देख रहे हैं ऐसा होगा क्या है, नहीं होगा, क्या करेंगे। अब वो फुली ऑटोमेटेड प्लांट था, तो हमारे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। फैसिलिटीज़ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पूरा दिन आपके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। और तब 2-3 महीनों के अंदर जब आपका वो नया-नया बुखार उतरता है, जैसे नौकरी हो या शादी हो, 2-3 महीने, 6 महीने में जो बुखार चढ़ता है एकदम, वो धीरे-धीरे उतरने लगता है। तो अब हमको मज़ा कब आता था? जब सैलरी अकाउंट देखते थे 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, तब हमको मज़ा आता था। बाकी टाइम बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही है। उसके बाद में जॉब सैटिस्फैक्शन की आग लगने लगी और होता क्या है, मेरी अपनी लाइन्स में कहूँगा कि ना पूछ क्या तय किया ज़िंदगी का सफ़र, हर मोड़ पे ही मंजिलें बदलती गई। तो हम ये पहाड़ चढ़ने जैसा है कि आप एक पहाड़ पे चढ़ते हो, आपको अगला पहाड़ दिखने लगता है, और एक पहाड़ पे चलते हो, आपको और अगला पहाड़ दिखने लगता है। यही इवोल्यूशन का प्रोसेस है। आपने अगर अपने दायरे को बड़ा किया तो ये दायरा और ज़्यादा बढ़ना चाहेगा। तो अब वहाँ पे धीरे-धीरे हम थोड़ी होम सिकनेस की बातें करते हैं कि यार अपने एरिया की याद आ रही है, यहाँ का खाना देखो, इसमें मीठा-मीठा होता है गुजरात का खाना। तो कई बार खाना खाने पहुँचे, वो मेरा दोस्त एकदम गुस्सा होता है कि क्यों, दाल है कि शरबत है? क्या कर रखा है यार? अब हम बात कर रहे हैं, कभी हमको खाने की परेशानी नज़र आ रही है। मुझे खाने का ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं रहा, मुझे हमेशा ही सब कुछ सही लगता है, क्योंकि मैं शायद खाने का एक्सपेक्टेशन मुझे कभी रहा नहीं कि मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट चाहिए। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे अपना जीवन साथी जो दिया है, वो कुकिंग का इतना एक्सपर्ट है कि कई बार गेस्ट हमसे पूछते हैं कि आप रोज़ ये खाना खाते हो? तो मेरा एक फंडा ये है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। तो हम वहाँ पे चल रहे हैं, फिर कभी लग रहा है कि यार अपने घर जाना है, होम सिकनेस वाली बातें आ रही है। तो 4-6 महीने में जब वहाँ पहुँचे अपने घर में 15-20 दिन, 1 महीने रहे, फिर सब लोगों ने जो आपको इज़्ज़तें दी, तो उसकी वजह से आप पहली बार तो आप फिर वापस आ जाओगे, आके जॉइन कर लोगे। नौकरी छोड़ना चाहोगे, नहीं छोड़ पाओगे। फिर अब धीरे-धीरे
मैंने एक डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र ले लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। एसआर स्टील्स में एसआर ऑयल में चला गया। एसआर ऑयल में क्या हाल था, वहाँ पे हालत ऐसी थी कि मैं रात को जाता था और वहाँ पे 3 ऑयल टैंक बने हुए थे जिसमें ट्रांसफ़र आता था रिलायंस से या ओएनजीसी से वो सारा, और वो पावर प्लांट में जाके यूज़ होने वाला सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो मैं अपना चादर वादर लेके जाता था, ब्रश लेके जाता था। हम लोग वहाँ पे वो जो टैंक्स थे वहाँ पे कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेते थे और रात को मस्ती में सो जाते थे। जब नाश्ता आता था, रात को आता था, दोपहर में आता था, दिन में आता था, जो शिफ्ट होती थी हम वो करके मज़ेदार ज़िंदगी चल रही थी। तब उस फुर्सत में अचानक मेरे अंदर शायर जाग गया। शायरी जागने का भी किस्सा बड़ा कमाल का है कि मेरे पार्टनर्स के साथ में रहता था, तो पार्टनर्स के साथ रहा और मैं एक दिन पहुंचा ऑफिस से घर, मतलब कंपनी से घर आया। 40 किलोमीटर दूर थी कंपनी की लोकेशन। घर आया तो लॉक लगा हुआ था और जो बंदा यहाँ पे घर पे होना चाहिए था वो नहीं था, कहीं गया हुआ था। तो मैं ऊपर छत पे चला गया और छत पे बैठा बैठा मैं कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब हल्की फुल्की शायरी तो पहले भी कहीं निकल के आई थी पर वो थोड़ी अजीब सी थी। इस बार कुछ और लाइंस निकल के आने लगी। मतलब मैं सोचने लगा था कि यार लाइफ का मतलब क्या, और फिर ऊपर से किताबें विताबें पढ़ते तो उस तरह की चीज़ें और बढ़ती चली जाती है। और ऐसे में अगर आपको जगह मिल जाए, थोड़ी ताकत मिल जाए, थोड़ा पैसा हाथ में आ जाए तो आप और आगे सोचने लग जाते हो। तो अब मेरे अंदर ये बात होती रहती थी कि यार मुझे तो ज़िंदगी के मतलब ढूंढने, मुझे इंडिया टूर करना है, इंडिया टूर करूँगा, इंडिया टूर करूँगा, पर कैसे करूँ, मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। ऐसे करके अब शायरी वायरी चालू हो गई। और पता है इसके पहले मैंने कभी पार्टी नहीं की थी। मैं ड्रिंक्स में कभी इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसा बचपन से एक नियम रहता है ना कि भाई हम वो वो तो पीते हैं, इस तरह की बात मैं सोसाइटी में सुनता था। और हम जज कर लेते थे कि भाई अगर जो पीता है, सिगरेट पीता है, वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है। और मुझे इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहीं दिमाग में एक बात लिख लेते ना, तो मैंने कहा अपने बाप के पैसे की नहीं पीऊँगा। तो अब जब हम वहाँ पहुँचे एक ड्राई स्टेट में, अब मन कर रहा है कि भाई अब एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ कहीं हमने जुगाड़ करके पहली बार शुरुआत की। तो गुजरात से लोग भाग भाग के दमन जाते हैं। दमन क्यों? क्योंकि जैसे ही गुजरात का बॉर्डर ख़त्म होता है, बॉर्डर इधर ख़त्म हुआ कि 200 मीटर दूर से ही वहाँ दुकानें चालू हो जाती हैं और फिर आप पहुँच जाते हो वहाँ पे, बैग भर के मस्ती वस्ती करके फिर अगले दिन चले आते हो। अब अलग अलग तरह की चीज़ें मेरे अंदर वहाँ पे पैदा हो रही है। मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड था, मतलब आर्ट साइड जो मेरा था हमेशा से मैं उसमें इंटरेस्टेड रहा। अब दिमाग कैसे काम करता है, मैं जब अपना 10th का एग्ज़ाम दिया तो मैंने मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया, साइंस में भी स्कोर किया। लेकिन अगर कोई मुझे देखे कि मुझे मज़ा कहाँ आ रहा है, तो मैं हमेशा ही सोशल स्टडीज़ और हिंदी और आर्ट साइड की चीज़ों में ज़्यादा घुसा हुआ रहता था, पढ़ता रहता था उसको। मतलब मेरे दिल से मैं वो करना चाहता था। और फिर भी ये बात कहूँगा कि अगर कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें मुझे डिस्टिंक्शन नहीं मिला 10th क्लास में, तो वो सोशल स्टडीज़ ही था। तो मेरा वो आर्ट साइड की वजह से वहाँ शायरी निकलने लगी। अब मैं एक्टिंग में जाना चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो सूरत मुंबई से 4 घंटे की दूरी पे है, तो हम क्या वो गीत वीत लिख के और इधर तैयार हो जाते थे और फिर निकल जाते थे कभी भी। महीने में एक बार तो मैं बॉम्बे पहुंच ही जाता था। बॉम्बे पहुंचा क्या, मुंबई पहुंच के सीधा आप उतरते हैं सांता क्रूज से सीधा बस या ऑटो वाटो लेके, ऑटो तो खैर बहुत बड़ी बात थी, बस का पता किया, पता करके अपन पहुंच गए सीधे जुहू। सुबह सुबह 5 बजे जुहू बीच पहुंच जाते थे और ये अंदाज़ा लगाते थे, ये मतलब उम्मीद करते थे कि शायद कोई स्टार यहाँ पे घूमता हुआ, फिल्म स्टार घूमता फिरता मिल जाए। ये खैर मुंबई बार बार जाने के बाद पता लगा कि भाई ये ऐसे सड़कों पे दिखते नहीं है कभी। और मुंबई में रहने के बाद तो ये बिल्कुल ही कन्फर्म हो गया। तो अब वो 19 साल का छोकरा अपने ही हिसाब से सपने देखता है, वो किसी बाप की नहीं सुनता है। हम वहाँ जुहू बीच पे सो रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे। फिर जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो एक, उस वक्त क्या मोबाइल नहीं है आपके पास, सवाल ही नहीं, मोबाइल बहुत बहुत पहले की बात है ना। तो उस वक्त होते थे येलो पेजेस और साथ में होता था वो लोकल कॉइन बॉक्स वाला फ़ोन।
तो हम क्या करते थे, येलो पेजेस से कुछ कुछ एड्रेस ढूंढ लेते थे, फिर किसी को भी फ़ोन लगा रहे हैं रैंडम, हाँ हेलो मैं मिलना चाहता हूँ, फिर जा रहे हैं, पूरा दिन इधर से उधर सड़कें नाप लेते थे। और अब मुझे पृथ्वी थिएटर के बारे में पता था, तो जुहू पे पूछते पूछते पैदल चलते चलते मैं पृथ्वी थिएटर पहुंच गया। पृथ्वी थिएटर पहुंच के वहाँ पे कुछ लोग रिहर्सल कर रहे हैं अपने प्ले की, है ना। रंगमंच के लिए पृथ्वी बहुत फेमस है, जो संजना कपूर चलाती है, जिसको इस्टेब्लिश किया था मतलब ये शशि कपूर, और साथ में उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत ध्यान दिया पृथ्वी थिएटर पे, जेनिफर कैंडल ने। तो मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे रिहर्सल चल रही है और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब मेहंदी हसन का एक गज़ल सुना रहे हैं, और फिर एक या दो सुट्टा होगा जिसको 8 लोग शेयर कर रहे हैं, इधर से इधर बढ़ाते जाते हैं, इधर एक पे एक शेर गाए जा रहे हैं। हम भी उस वक्त जगजीत के फ़ैन हो गए थे। जगजीत सिंह की गज़लें पहले मुझे सुनाई नहीं देती थी। ऐसा होता था कि पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है, मुझे सुनाई नहीं देता था। पर जैसे जैसे आप थोड़े गंभीर होते जाते हो, जैसे ही आप थोड़ा ठहरते हो, अगर एक बार वो कान में पड़ जाए आवाज़, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकलते। मैं दीवाना हो गया गज़ल्स का। उसके बाद ये स्थिति बन गई थी कि आने वाले 5 सालों तक मैंने उनके अलावा किसी को सुना ही नहीं वाली स्थिति बन गई थी। तो धीरे धीरे आपकी हॉबीज़ भी रिफ़ाइन होती चली जाती। मैं वहाँ पृथ्वी थिएटर में सुन रहा हूँ मेहंदी हसन की गज़ल, तो गज़ल का मज़ा तो आ ही रहा है। फिर अचानक पूछे, भाई क्या है, मैं भी अपना करियर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ मुंबई में। बोले क्या करता है, मैं कहा मैं वहाँ पे हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो बोले देख बेटा, तू अगर आ रहा है यहाँ पे तो कम से कम 7,000 6,000 ये खर्चा रहेगा तेरा, क्योंकि अगर तू किसी के साथ फ्लैट लेके भी रहेगा तो 1500 2,000 रुपया तो ये तेरा रहने का खर्चा हो जाएगा। फिर इतना तेरा एक पार्टी तो हफ्ते में करनी ही पड़ेगी, खाने पीने का इतना खर्चा हो जाएगा, सिगरेट वगैरह का इतना खर्चा हो जाएगा, ऐसे करके इतना पैसा अगर तेरे पास है तो तू कर सकता है। अब उतना पैसा तो था नहीं। तो बोले ये देखो, ये तुम्हारा, ये भी एसआर का यहीं पे मुंबई में पोस्टिंग है, हमारे साथ ही यहाँ प्ले में काम करता है, देख ले कैसे होता है। अच्छे लोग थे, प्यारे लोग थे, मज़ा आया उनसे, उनको देख के मज़ा आया। ऐसे में कोई सेलिब्रिटी वहाँ पे अचानक से आ गया, जो कहीं तो किसी सीरियल में रावण का रोल करता था, मैं उसको देख रहा हूँ, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपना शॉर्ट्स और कोई घर वाली लाल टी शर्ट ऐसी पहन के गया, पीछे जाके साइकिल्स पे वहाँ पे सोया लेटा हुआ था। मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है। बोला हाँ मैं वो उसमें हूँ, ये वाला मेरा रोल है। मैंने कहा ओहो। पर साथ में एक और चीज़ होती जा रही थी धीरे धीरे, जब भी कोई मिलता था तो ऐसा लगता था यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही आम इंसान है, क्योंकि उसके पहले ग्लैमर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो किसी और ही मिट्टी के बने होंगे। अब ऐसे ही एक बार मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के एड्रेस पता करके रखता था, तो एक बार सागर सम्राट में मुझे मालूम पड़ा कि शायद जावेद अख्तर साहब वहाँ रहते हैं, तो मैं उनके फ्लैट के दरवाजे तक पहुँच गया और मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। अंदर से कोई आवाज़ आई, बोल दो नहीं है ये वो करके, तो मैं निकल गया फिर वहाँ से। अब पैदल चलूँ चलूँ कहाँ पहुँचूँ, तो मुझे एड्रेस मिल गया राइटर्स एसोसिएशन। तो फिल्म में जो राइटर्स होते हैं, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन, वहाँ उनके ऑफिस में पहुँच गया। वहाँ सामने मुझे एक नामचीन शायर मिले, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन अब मैं उनसे जाके बात करता हूँ कि सर ये मैंने कुछ कॉपी, उनकी कंप्यूटर पे कॉपी बनवा रखी थी मैंने अपनी शायरी की, जो भी इकट्ठी हो गई थी। क्योंकि शुरू शुरू में जब आप लिखते हैं ना, भले कितना ही कच्चा पक्का लिखते हैं, उससे आपको मोह बहुत होता है। तो मैंने जाके उनके सामने रखा कि ये गीत है जो मैं बेचना चाहता हूँ। बोले क्यों, कौन लेगा, क्यों चाहिए गीत तुम्हारे, मेरे 2,000 गीत पड़े, वो बिक नहीं रहे हैं और तुम कह रहे हो मेरे गीत बेचो, क्या करते हो बरखुरदार। मैंने कहा मैं वो नौकरी करता हूँ यहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कितनी सैलरी मिलती है। बोला अरे बड़ी अच्छी सैलरी है। तो बोले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे लोग आए, पहले भी एक बंदा आया था, उसका ना आते ही 1-2 साल में एक गीत ले लिया गया। उसके बाद अगले 14 साल तक उसको एक भी काम नहीं मिला और वो यहाँ से आधा पागल होके गया है। और फिर वो अचानक उनका फ्रस्ट्रेशन निकल आया, तो वो कहने लगे कि ये देखो अब ये मेरा गीत है और इससे मिलता जुलता कोई पॉपुलर गीत बनाया, उन्होंने बताया उन्होंने कि ये देखो ये मेरी चोरी कर ली गई। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ पर मान नहीं रहा हूँ, मैं तो बस उनको देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो अब उन्होंने फाइनल एक लाइन कही कि दोस्त
शौक के लिए ज़िंदगी कुर्बान नहीं की जाती, ज़िंदगी के लिए शौक को कुर्बान किया जाता है। और मैं अपना उठाया वो कागज़ वागज़ लेके निकल पड़ा। अब बात क्या हो रही थी, मैं सोच रहा था कि यार वो आदमी तो 30-40 सालों से यहाँ पे स्थापित हो गया है और उसकी पहचान बन चुकी है। वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है उस राइटर्स एसोसिएशन का, वो कुछ तो है। और अगर वो इस तरह की पर्सनालिटी इतनी फ्रस्ट्रेटेड, तो मुझे नहीं पहुंचना है इसी जगह, मुझे आगे जाना ही नहीं है इस जगह पे। इस तरह से मैंने अपने आप को कहा। अब ईमानदारी से हो सकता है गिव अप करने के लिए एक बहाना मैंने ले लिया हो। कभी कभी होता है ना कि आप अपने आप को किसी भी बहाने से एक स्ट्रगल से, लड़ाई से बचा लेते हो, या फिर हो सकता है दिल से मुझे लगा हो कि ये सब सेंसलेस है, तो मैं वहाँ से चल दिया। और धीरे धीरे अब ये कीड़ा हमारा धीरे धीरे शांत सा होने लगा। कभी कभी वो मतलब उसकी वो इच्छा तो रहती थी कि अगर कहीं से भी मैं रहूं और मुझे मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, मुंबई का स्ट्रगल मैंने किया एक आध बार, फिर बाद में मैं गया था, वो कहानी पे भी मैं आऊँगा। तो ये चल रहा है या कहाँ पे, मेरे जॉब में चल रहा है। जॉब में इस तरह की चीज़ें। और अब मैं जब भी छुट्टी वुट्टी पे आता हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ इंडिया टूर कैसे करूँ, मैं अपनी किताब कैसे छपाऊँगा। मैंने कोई किताब, आप जब लिखते हो ना तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपने जो लिखा है वो लोग सुनेंगे और सुन के पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी, आप बहुत बड़े राइटर वाइटर बन जाओगे और दुनिया बदल जाएगी। आपका राइटर बनना तो बात की बात है, उस वक्त जोश में आप चाहते हो कि भाई दुनिया बदल जाए, उसको पता लग जाए सही बात क्या है, जो कि आपको भी अभी पता नहीं है। आप लिखते हो, आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा पता लग गया जो शायद किसी और को पता नहीं है। तो ऐसे हमारी नौकरी चलती रही। हम अपना 2-2 3-3 तारीख को अकाउंट देखते रहे। और क्या होता था, 8-10 घंटे तो नौकरी करके आते थे और फिर 3-4 घंटे और नौकरी की बात करते थे। तो मेरे समझ में नहीं आता था भाई कितने घंटे की नौकरी है। फिर जब आप अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आते थे तो ए, बी और सी ऐसे अलग अलग शिफ्ट होती है। तो शिफ्ट खत्म होने के बाद में वक्त गुजार के वापस अगली शिफ्ट में जाना, ऐसे ही मुझे महसूस होता था। और शायद मैं इस तरह के बंधन के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था, मैं बना नहीं था उसके लिए। उसका कारण क्या हो सकता है, वो जो मेरे पहले एपिसोड में बचपन में मैंने कहा कि जंगलों में जो आदमी नंगे पैर दौड़ लिया हो, जिसने पेड़, नदी, पहाड़, झरने ये सब देख लिए हो, बाकी दुनिया कहेगी कि भाई फंटेसी से, कल्पना से बाहर निकलो, असली दुनिया में आओ, हकीकत में। और मेरा कहना ये है कि ये जो 5-7-10% धरती पे आपने कंक्रीट के पेबंद लगा दिए, इसको तुम असली बोलते हो। ये जो आपने पैसा वैसा, कैरियर, शादी, सोसाइटी, पर्पस, ये 50 तरह के वर्ड अपने दिमाग में बना लिए और इतनी बड़ी चीज़ जो हकीकत है उसको आप कह रहे हो फैंटेसी है। और जो हमने बना लिया मैन मेड, ये सारी फितरत हमारे दिमाग की, इसको हम कह रहे हैं हकीकत है और प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हैं। इंसान अगर प्रैक्टिकल होता है तो धरती को ऐसे बर्बाद करता था क्या? हर जानवर को तरीके से जीने की अकल है, बस इंसान की अकल चली गई। इस तरह की अजीब अजीब बातें मेरे दिमाग में हमेशा आती रहती है, सवाल रहते हैं। और सवाल तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रहेंगे और जवाब भी ज़रूर ढूंढूंगा। मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं जीतूंगा इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा ज़रूर। और अगर कोई चीज़ सही नहीं लगती है तो मैं उनको नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूँगा। इसीलिए मेरे बच्चे अगर होम स्कूलिंग करते हैं तो उसका कारण क्या है कि अगर, या फिर मैं एक अच्छी गाड़ी लेके नहीं हूँ, या मैंने अपना मकान नहीं बनाया, नहीं खरीदा, तो मैं, उसका वजह क्या है कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। इतना ही काफ़ी होता है। बदलाव के लिए कोई भी लोग मूर्ख नहीं है, सभी लोग बेहतर करना चाहते हैं। बस इनिशिएट होने की ज़रूरत है। एक बार शुरुआत हुई कि वही फैशन बन जाएगा, है ना। जैसे योगा फैशन बना कि नहीं बना, एक अच्छा फैशन बना। हेल्दी या फिट लाइफ भी अभी फैशन में आ रही है। आजकल की जनरेशन मस्ती करती है लेकिन बेईमान नहीं है। मैं उनको थोड़ा ज़्यादा ईमानदार देखता हूँ। उनमें एक तरह की इंटेग्रिटी कि भाई ये अच्छा लगता है ये करते हैं, नहीं लगता नहीं करते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहिए अगले एपिसोड के लिए और सजेस्ट कीजिए कि और क्या बात है जो आप जानना चाहते हैं। आपकी हमारी कौन सी बात से आप खास तौर पर डिसएग्री करते हैं, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि वहीं से मेन पर्पस पूरा होगा। मैं तो अपने अंदर वो चीज़ें देख नहीं सकता, अपनी पीठ में नहीं देख सकता, लेकिन आप मेरी पीठ देख के बता सकते हैं कि भाई मेल जमा हुआ है और मैं साफ करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।